इधर वाले फोर्स के, इस बार ये जो अप्लाइड फोर्स है इस बार इधर वाले फोर्स। तो कैसे हो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल डिफेंस का तड़का में स्वागत है। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रिक्शन का पार्ट नंबर 2। तो दोस्तों फ्रिक्शन पूरे फिजिक्स में अगर हम बात करें, पूरे कंप्लीट 11th क्लास के सिलेबस में फ्रिक्शन हम बेसिकली दो जगह पढ़ते हैं। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन बेसिकली दो टाइप की है। यहाँ पर हमें जो पढ़ना होता है कंप्लीट, एक आपका है फ्लूइड फ्रिक्शन और एक है आपका जो है सॉलिड फ्रिक्शन, या कई बार इसको हम ड्राई फ्रिक्शन के नाम से भी जानते हैं। ड्राई फ्रिक्शन जान लें, ड्राई फ्रिक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है? तो फ्लूइड फ्रिक्शन लिक्विड की लेयर्स के बीच में लगने वाले जो फोर्सेस होते हैं उनको हम बोलते हैं लिक्विड का फ्रिक्शन फोर्स, जिसको हम कई बार विस्कस फोर्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो अब किस तरीके से, जैसे मान लीजिए लिक्विड, कहीं पे लिक्विड का मोशन है, कहीं लिक्विड फ्लो हो रहा है, तो लिक्विड जो फ्लो होता है वो लेयर्स के फॉर्म में फ्लो होता है। कुछ इस तरीके से आप यहाँ डायग्राम से समझ सकते हैं, कुछ इस तरीके से। बाकी ये चैप्टर जब मैं पढ़ाऊंगा विस्कोसिटी टॉपिक, तो वहां पर आपको चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो अभी बस इतना समझ लें। देखिए ये लिक्विड का एक लेयर है, एक लेयर ये है, एक लेयर ये लेयर्स एक दूसरे पे ये लेयर एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं? फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, एक दूसरे लेयर को अपोज कर रहे हैं। तो इनके बीच लगने वाला जो फ्रिक्शन है इसको बोलते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं इसको? फ्लूइड फ्रिक्शन। तो अभी हमें फ्लूइड फ्रिक्शन पे फोकस नहीं करना है। फ्लूइड फ्रिक्शन और सॉलिड फ्रिक्शन में एक सबसे बड़ा अंतर क्या है, ध्यान से समझिएगा। फ्लूइड फ्रिक्शन और सॉलिड फ्रिक्शन में जो सबसे बड़ा अंतर वो है, ये है कि फ्लूइड फ्रिक्शन में एक ही मटेरियल्स के लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन लगता है, एक ही मटेरियल्स के सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन लगता है। लेकिन सॉलिड फ्रिक्शन के केस में दो अलग अलग, ध्यान से सुनिएगा, सॉलिड फ्रिक्शन के केस में दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के सरफेसेस के बीच में फोर्स लगता है। जैसे मान लीजिए यहां पर एक ब्लॉक है आपका और इसके ऊपर एक ब्लॉक और इस तरीके से रखा हुआ है। तो इन यहां पर देखिए आप, ये जो कांटेक्ट सरफेसेस हैं, इनके बीच में फोर्स लगेगा। अब आप समझ सकते हैं कि एक सरफेस इसका होगा, अगर मैं यहां पर इसको इस तरीके से फ्री बॉडी डायग्राम के फॉर्म में देखूं तो आप समझ सकते हैं, एक तो आपका इसके यहां पर इस सरफेस पे लगेगा और यहां पर इस सरफेस, तो दोनों सरफेसेस इस बार अलग अलग मटेरियल्स की हो सकती हैं। यहां पर ये समझने वाली बात है। ठीक है, तो सॉलिड फ्रिक्शन, हमें बेसिकली हमारा जो आज का फोकस है वो है सॉलिड फ्रिक्शन पर। तो हम पूरा डिस्कशन सॉलिड फ्रिक्शन पे ही लेंगे। तो सॉलिड फ्रिक्शन की अगर हम बात करें तो सॉलिड फ्रिक्शन कितने टाइप्स की होती हैं? टाइप्स ऑफ सॉलिड फ्रिक्शन। तो सॉलिड फ्रिक्शन जो आपको पढ़ना है उसमें दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन और एक होता है आपका काइनेटिक फ्रिक्शन या डायनेमिक फ्रिक्शन बोल सकते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन या इसका एक और नाम है डायनेमिक फ्रिक्शन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है यानी डायनेमिक फ्रिक्शन जो होता है, ये भी दो टाइप का होता है। एक होता है आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन और एक होता है रोलिंग फ्रिक्शन। एक होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन और एक होता है आपका रोलिंग फ्रिक्शन। अब एक एक बात समझने की कोशिश करिएगा, यहां पर सारी पॉइंट्स आपको क्लियर होना चाहिए, तभी आपको चीजें क्लियर हो पाएंगी, अदरवाइज फिर आपको दिक्कत आएगी। ध्यान से समझिएगा। और हाँ, वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखा करें, तभी चीजें क्लियर होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर समझते हैं एक एक करके सारी बातें। ड्राई फ्रिक्शन या सॉलिड फ्रिक्शन क्या होता है हमें समझ में आ गया। हमको इस चैप्टर में इसी पे बात करनी है। फ्लूइड फ्रिक्शन की स्टडी हम जब विस्कोसिटी पढ़ेंगे तब डिस्कशन करेंगे वहां पर। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी ये वो वाला फ्रिक्शन है जब बॉडी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, ऑब्जेक्ट एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में हो, एक दूसरे के रिलेटिवली, दो बॉडीज के बीच में एक दूसरे के रिलेटिवली क्या देखा जाए? रेस्ट पाया जाए। ऐसे केसेस में जो फ्रिक्शन लगता है उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट। अब इसको समझने की कोशिश करिए किस तरीके से स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। देखिए
जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ आपको। अब मैं इसको हटा देता हूँ, फ्लूइड फ्रिक्शन आप समझ गए, हमें बेसिकली फ्रिक्शन में सॉलिड फ्रिक्शन की बात करनी है। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट इस सरफेस पे इस तरीके से रखा हुआ है। मान लीजिए हमने इधर फोर्स अप्लाई किया, सपोज करें 1 न्यूटन का फोर्स हमने अप्लाई किया, बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं आया, कोई मोशन नहीं हुआ। इसका ये मतलब है इस 1 न्यूटन फोर्स को किसी ना किसी ने फोर्स ने अपोजिट डायरेक्शन में इसको कैंसिल आउट किया है। किस तरीके से? अगर हमने 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया और बॉडी मूव नहीं कर रही है, इसका सीधा सा मतलब है कि इस बॉडी पर अपोजिट डायरेक्शन में 1 न्यूटन का फोर्स लगा है, तभी इस पे नेट फोर्स की वैल्यू 0 है। तो मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं कि अगर मैं इस पे 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं और बॉडी मूव नहीं कर रही है, इसका मतलब ये है कि यहां पर 1 न्यूटन का इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगा है। और मैंने फ्रिक्शन फोर्स इसके सरफेस के टेंजेंशियल दिखाया है। मैंने पिछले वीडियोस में बताया था कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है हमेशा कांटेक्ट सरफेसेस के टेंजेंशियल होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यह भी ध्यान रखना, लिख लीजिएगा, फ्रिक्शन फोर्स कांटेक्ट फोर्स होता है, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो 1 न्यूटन फोर्स यहां पर लग गया, यानी हमने अप्लाई किया 1 न्यूटन और बॉडी में कोई भी मूवमेंट नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी है? 1 न्यूटन। और ये वाला जो फ्रिक्शन है, चूंकि बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं है, इस सरफेस के रिस्पेक्ट में, इसमें कोई मोमेंट नहीं है, इसका सीधा सा मतलब यह है कि इस समय फ्रिक्शन की वैल्यू 1 न्यूटन है और इसका जो नेचर है वो स्टैटिक नेचर है। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना है? 1 न्यूटन। और नेचर कैसा है उसका? स्टैटिक नेचर का फ्रिक्शन लग रहा है। अब सपोज करिए कि अगर मैं इस फोर्स को 2 न्यूटन कर देता हूं, 2 न्यूटन फोर्स अगर मैं अप्लाई कर देता हूं, तो क्या होगा? यहां पर 2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करने से इसके अपोजिट डायरेक्शन में, ध्यान से समझिएगा, अगर मैं 2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करता हूं और मैं कहता हूं कि बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं आया, इसका सीधा सा मतलब है इस बार अपोजिट डायरेक्शन में 2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो चुका है। इसका मतलब यह हुआ कि इस बार फिर से फ्रिक्शन की वैल्यू स्टैटिक है। और दूसरा पॉइंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इस बार जो फ्रिक्शन की जो नेचर है वो फिर से स्टैटिक है। और वैल्यू कितनी है फ्रिक्शन की? 2 न्यूटन है। इस बार फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ चुकी है। इसका मतलब यह हुआ कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो 1 न्यूटन से अचीव कितना हो गया? 2 न्यूटन की वैल्यू पे अचीव हो गया। अब फिर से हमने कहा कि अगर मैं 3 न्यूटन का फोर्स यहां पे अप्लाई करता हूं, 3 न्यूटन का फोर्स, और मैं ये आपसे कहता हूं कि बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं है, तो आपको ये बात मानना पड़ेगा कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में 3 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हुआ है। यानी इसका मतलब फिर से इस बार फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू है वो स्टैटिक है। और वैल्यू कितनी है? स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है? तो 3 न्यूटन है। क्या समझ में आ रहा है आपको? आपको कुछ ऐसा नहीं समझ में आ रहा है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये अपने आप को अपनी वैल्यूज को इंक्रीज करा के एडजस्ट करती जा रही है। देखिए समझिएगा, अगर मैं यहां पे मान लीजिए 4 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर देता हूं और बॉडी में कोई मोमेंट नहीं है, इसका मतलब ये हुआ, आप समझ ही गए होंगे कि यहां पे फिर से 4 न्यूटन फोर्स लगेगा और फ्रिक्शन का नेचर स्टैटिक होगा। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि अगर मैं 5 न्यूटन का फोर्स यहां पे अप्लाई करता हूं, 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करता हूं और बॉडी में कोई भी मोशन नहीं है, कोई भी मोमेंट नहीं है, इसका सीधा सा मतलब है फिर से फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी है? 5 न्यूटन। और वैल्यू कितनी है? 5 न्यूटन। और नेचर कैसा है? स्टैटिक नेचर का फ्रिक्शन है। अगर मैं 5.1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करता हूं, ध्यान से समझिएगा, यहां पर 5.1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करता हूं और अगर मैं ये पाता हूं कि बॉडी में मोशन हो गया, इसका सीधा सा मतलब है कि इस बार फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू, देखिए समझिएगा, बॉडी में मोशन आना ये जरूरी नहीं है, ध्यान सुनिएगा, बॉडी में मोशन आना इसका ये मतलब नहीं है कि रफनेस खत्म हो गया है। दो बॉडीज के बीच की जो रफनेस है, सरफेसेस का जो रफनेस है जिसके वजह से फ्रिक्शन जनरेट होता है, मैंने पिछले वीडियोस में बताया है ये सारी बातें। तो यहां पर समझने वाली बात ये कि इस बार अगर बॉडी में इधर मोशन आया, इसका सीधा सा मतलब है इस बार ये वाला जो फोर्स है इधर वाले फोर्स के, इस बार ये जो अप्लाइड फोर्स है इस बार इधर वाले फोर्स के फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा वैल्यू की होगी, तभी तो बॉडी इधर मूव कर रही है। अगर बॉडी पे फिर से फ्रिक्शन इतना जनरेट हो जाता तो क्या बॉडी में मोशन आता? नहीं आता। तो अब क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर आपको कैसे पता कि 5 न्यूटन पे बॉडी का मोशन नहीं हुआ, 5.1 पे होगा? तो ये मैं आपसे कह रहा हूं, ये डिसाइड होती है पहले से दो बॉडीज के सरफेसेस के कांटेक्ट के हिसाब से, ये वैल्यू पहले से डिसाइड रहती है।
जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप कोई पेपर दे रहे हो और 70 मार्क्स का पेपर है, 70 मार्क्स का पेपर है और आपसे बोल दिया गया कि भाई कट ऑफ है 43। इसका ये मतलब है कि आप 43 कट ऑफ मार्क्स, टोटल मार्क्स 43 से अबव रहोगे या 43, तभी आप क्वालिफाई माने जाओगे, अदरवाइज आप क्वालिफाई नहीं माने जाओगे। तो बताइए, अगर मैं 45 मार्क्स लेके आता हूं इसका मतलब यह कि मैं क्वालिफाई हूं, यानी मोशन होगा। अगर मैं 42 मार्क्स लेके आता हूं इसका मतलब ये हुआ कि इस बार क्वालिफाई नहीं, यानी मोशन नहीं होगा। यानी जो ये वैल्यूज है कि कितने पे मोशन होगा ये पहले से डिसाइड होती है और इस वैल्यू को कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। सुन लें, इस वैल्यू को क्या बोलते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। ध्यान से समझिएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन की कई सारी वैल्यूज हुई, लेकिन एक वैल्यू ऐसी थी जो मैक्सिमम पर थी, जिस सिचुएशन पर बॉडी मोशन की सिचुएशन में आ जाता है, यानी जिस स्टेज पर बॉडी वर्ज ऑफ मोशन वाले स्टेज में आ जाता है, यानी एट द वर्ज ऑफ मोशन का मतलब है कि जस्ट मोशन की स्टार्टिंग होने वाली है, उस मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। ध्यान से सुनिएगा, तो यहां पर मैं पॉइंट लिखूंगा, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन is called लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ये पहले से डिसाइड होता है। तो अगर मैं फ्रिक्शन की बात करूं तो फ्रिक्शन को जनरली स्मॉल f से प्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर ये हो गया, f स्टैंड्स फॉर फ्रिक्शन और s स्टैंड्स फॉर स्टैटिक फ्रिक्शन, और इसकी मैक्सिमम जो वैल्यू होगी तो इसको पढ़ेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, वो लिमिटिंग फ्रिक्शन के नाम से भी जानी जाएगी। ये पॉइंट हमें ध्यान रखने की जरूरत है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, क्या है इसका फंडा, ये आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया कि स्टैटिक फ्रिक्शन होता क्या है। और एक और पॉइंट यहां से समझ में आया, क्या कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। जो फ्रिक्शन फोर्स है वो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओनली स्टैटिक फ्रिक्शन, ध्यान रखें, सेल्फ एडजस्टिंग जो होता है वो स्टैटिक वाला फ्रिक्शन होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं होता है। क्लियर है? तो आई थिंक यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब यहां से कुछ पॉइंट समझ में आते हैं। क्या पॉइंट समझ में आते हैं? ध्यान से समझिएगा, यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आता है। तो आई थिंक यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और हाँ, जो नए व्यूअर्स हैं उनसे मैं ये कहना चाह रहा हूं वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो चलिए आगे समझते हैं, जरा आगे का पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहां पर कुछ पॉइंट समझ में आया। पहला पॉइंट, इफ FAPP मतलब इफ अप्लाइड फोर्स इज लेस देन और इक्वल टू स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। यानी मैं ये कह रहा हूं, इफ अप्लाइड फोर्स, अगर जो आपके द्वारा लगाया गया फोर्स है, अप्लाइड फोर्स है, अगर उसकी वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से कम है, देन द नेचर ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। और इस सिचुएशन में, इस कंडीशन पर जो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होगी वो अप्लाइड फोर्स के बराबर हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है। उस केस में अप्लाइड फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन के इक्वल हो जाएगी, या स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू अप्लाइड फोर्स के इक्वल हो जाएगा। आई थिंक आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। और इस केस में बॉडी में चूंकि मोशन नहीं हुआ, इस केस में बॉडी का जो एक्सीलरेशन है वो कितना रहेगा? 0 रहेगा। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ध्यान रखें, बॉडी रेस्ट में है तब भी फ्रिक्शन लगता है, उसका नेचर होता है स्टैटिक। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट। इसका सेकंड पॉइंट क्या है, ध्यान से समझिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको ध्यान रखिएगा, लिख लिया करें आप। अगला पॉइंट समझिएगा, इफ अप्लाइड फोर्स, FAPP यानी अप्लाइड फोर्स अगर ग्रेटर है स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू के, तो आप समझ गए होंगे
इस बार क्या होगा, बॉडी में मोशन होगा, और अगर बॉडी में मोशन होगा तो इस बार एक्सीलरेशन की वैल्यू 0 नहीं होगी। और दूसरा पॉइंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, ध्यान से समझिएगा, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज इस केस में ए की वैल्यू 0 नहीं होगी। और साथ में एक और पॉइंट ध्यान रखिएगा, इस केस में अप्लाइड फोर्स इज नॉट इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स, इज नॉट इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स। और इस केस में जो फ्रिक्शन का नेचर होगा, नेचर ऑफ फ्रिक्शन विल बी काइनेटिक। कैसा होगा, काइनेटिक, क्योंकि बॉडी में मोशन आ गया। बॉडी में मोशन आना इट डजंट मीन कि फ्रिक्शन की वैल्यू खत्म हो गई है। बॉडीज के जो कॉन्टेक्ट सरफेसेस है उसमें रफनेस अब भी है, हाँ वो अलग बात है, थोड़ा समझने की जरूरत है। ये बात जरूर है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये बात जरूर है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है, ध्यान से समझिएगा, जो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है उससे काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कम रहेगी। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने पिछली वीडियो में थ्योरी बताई थी कि जब दो सरफेसेस का कांटेक्ट होता है तो अगर इनको हम माइक्रोस्कोपिक लेवल से देखें, तो आपको बहुत स्ट्रांग माइक्रोस्कोप से देखें तो आप इस तरीके से इसमें आप पाओगे इरेगुलरिटीज, पाओगे इस तरीके से रफनेस, इरेगुलरिटीज पाओगे। तो जब क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। अगर मैं इन दोनों को इस तरीके से कांटेक्ट में लेके आऊं, देखिए यहां पे समझने की कोशिश करिए थोड़ा सा। ये देखिए यहां पर जब हम इन दोनों सरफेसेस को कांटेक्ट में लाते हैं तो ये जो इनके जो इंटरलॉकिंग बनते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, अगर आप इस पे फोर्स लगाओगे तो इस इंटरलॉकिंग को पहले तोड़ना पड़ता है। तो ध्यान रखें ये इंटरलॉकिंग, ध्यान रखें ये इंटरलॉकिंग उतना स्ट्रांग होता जाता है जितना ज्यादा फोर्स आप लगाते जाओगे। और ध्यान रखें जब आप अप्लाइड फोर्स आपकी जो है स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू के इक्वल हो जाएगी, उस केस में सबसे ज्यादा फोर्स जनरेट होता है, जिसको आप बोलते हो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। और अगर एक बार मोशन हो गया, इसका मतलब इंटरलॉक ब्रेक हो गया, और एक बार इंटरलॉक ब्रेक हो गया तो ये जो आप देख रहे होगे, ये जो इसमें डिप्रेशन और ये इस तरीके से जो इसमें उठा हुआ और ये दबा हुआ इस तरीके से देख रहे हो, इनमें जो रफनेस है थोड़ी सी कम हो जाती है रबिंग के वजह से। और रफनेस कम होने के वजह से ही थोड़ा फ्रिक्शन की वैल्यू डिक्रीज कर जाती है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि काइनेटिक फ्रिक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दो पॉइंट है, तीसरा पॉइंट आप यहां लिख सकते हैं क्या, ध्यान रखें स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हमेशा ग्रेटर होगी काइनेटिक फ्रिक्शन से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है, क्योंकि इसी से एक रिलेशन बनता है जो एयरफोर्स में अक्सर करके पूछा जाता है। तो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको कुछ बची हुई चीजें बताऊंगा और साथ में क्वेश्चंस के भी प्रैक्टिस वगैरह कराएंगे, किस तरीके से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए देखते हैं, आगे समझते हैं। एक दो तीन पॉइंट आई थिंक आपको यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों एक चीज और बताना चाह रहा हूं आपको, फ्रिक्शन की अपनी थ्योरी रही है ना। एक तो ओल्ड व्यू है, पुरानी विचारधारा है, और एक मॉडर्न व्यू है। ध्यान से समझिएगा, मॉडर्न व्यू और ओल्ड व्यू को जरा समझने की कोशिश करिए। ओल्ड व्यू के अकॉर्डिंग, ओल्ड व्यू ये मानती है कि इंटरलॉकिंग के वजह से, ओल्ड व्यू ये मानती है कि इंटरलॉकिंग के वजह से फ्रिक्शन जनरेट होता है। समझिएगा बात को ध्यान से, ओल्ड व्यू ये मानती है कि इंटरलॉकिंग के वजह से फ्रिक्शन जनरेट होता है। और ओल्ड व्यू तो ये भी कहती है कि फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड्स ऑन, फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू सरफेसेस, बिटवीन द टू सरफेसेस। यानी ओल्ड व्यू तो ये कहती है कि फ्रिक्शन फोर्स एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड करता है, ये ओल्ड थ्योरी कहती है। लेकिन जो मॉडर्न थ्योरी है वो तो ये कहती है कि फ्रिक्शन फोर्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन, फ्रिक्शन फोर्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ कांटेक्ट
बिटवीन टू सरफेसेस। ये लिखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, इसको नोट बना के, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, मॉडर्न व्यू ये कहती है, मॉडर्न जो सोच है, नई सोच है, वो ये कहती है इट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। मॉडर्न व्यू कहती है कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। किस तरीके से मॉडर्न थ्योरी इसको एक्सप्लेन करती है फ्रिक्शन को? मॉडर्न थ्योरी ये कहती है, ध्यान से समझिएगा, मॉडर्न थ्योरी ये कहती है जो इर्रेगुलरिटीज होते हैं, ये जो इर्रेगुलरिटीज होते हैं और इसके ऊपर कोई बॉडी इस तरीके से मान लीजिए रखा हुआ है, इस तरीके से समझने के लिए, इस सिचुएशन में इतना प्रॉपर कांटेक्ट नहीं रह पाता, मॉलिक्यूल्स का गैप, दूरियां ज्यादा होती, डिस्टेंसेस ज्यादा होते हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में, और जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये वाली सिचुएशन बनती है। यहां पर समझने की जरूरत है, ये वाली सिचुएशन बनती है। देखिए, जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो इस तरीके से, देखिए इस तरीके से कुछ ये कांटेक्ट देखिए यहां पर, ये देखिए, इस केस में इस बॉडी के जो सरफेस के मॉलिक्यूल हैं और इस वाले दूसरी वाली बॉडी के सरफेस के मॉलिक्यूल हैं, ये ज्यादा पास आ जाते हैं, और ऐसे केस में इनकी जो बॉन्डिंग होती है वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है, और इसी वजह से ये फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होता है। ये समझने की जरूरत है। तो आई थिंक यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। तो अब जो ओल्ड थ्योरी है, ध्यान सुनिएगा, ओल्ड थ्योरी तो ये कहती है, ओल्ड व्यू जो है वो ये कहती है कि एयर ये फ्रिक्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है। और ओल्ड थ्योरी के हिसाब से, ध्यान से समझिएगा, ओल्ड थ्योरी के हिसाब से अगर हम देखें तो सरफेस जितना ज्यादा स्मूथ होगा, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू उतनी ही कम होगी। लेकिन अगर हम मॉडर्न थ्योरी के हिसाब से देखें, और ये प्रैक्टिकली भी ये बात पाया गया है कि अगर सरफेस बहुत स्मूथ हो जाए, इफ द सरफेस इज बिकम टू स्मूथ, बहुत स्मूथ हो जाए, तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू बढ़ जाती है। इसको समझने की जरूरत है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो ओल्ड व्यू है वो तो एरिया को मानती है कि एरिया पे फ्रिक्शन जो है एरिया पे डिपेंड करता है, लेकिन जो मॉडर्न थ्योरी है वो ये मानती है कि एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। तो यहां समझने वाली बात यह है कि इफ द सरफेस इज टू स्मूथ, तो किस तरीके से फ्रिक्शन फोर्स सडनली बढ़ता है। तो ये मॉडर्न व्यू से बहुत अच्छे समझ में आता है। अगर सरफेस खूब स्मूथ होगा तो इस सरफेस के जो मॉलिक्यूल हैं, इस सरफेस के जो मॉलिक्यूल हैं और इस बॉडी के सरफेस के मॉलिक्यूल ज्यादा से ज्यादा संपर्क में आएंगे, समझने वाली बात है। और ऐसे केसेस में क्या होगा, फ्रिक्शन की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, और इस वजह से आपको अपोजिशन ज्यादा देखने को मिलेगा। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, नोट डाल के लिख लीजिएगा, इफ द सरफेस बिकम टू स्मूथ then the value of friction force will be increases। ये ध्यान रखिएगा, ये आपके अरिहंत में भी दिया हुआ है क्वेश्चन। तो आई थिंक आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और दोस्तों, अगर वीडियो वाकई में अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। तो ओल्ड व्यू हमें समझ में आता है यहाँ पर, और मॉडर्न व्यू, दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है लॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन के कौन कौन से लॉज हैं इसको ध्यान रखिएगा, इस पे क्वेश्चन आता है एग्जाम में। पहला लिखा हुआ है फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द टू सरफेसेस। दो सरफेसेस का जो कांटेक्ट एरिया है उस पर फ्रिक्शन डिपेंड नहीं करता, चाहे एरिया ज्यादा हो कांटेक्ट एरिया या कांटेक्ट एरिया कम हो। सेकंड पॉइंट, फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड्स ऑन रफनेस बिटवीन द टू बॉडीज। ये कहने के बजाय आप इसको ऐसे बोलें, फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड्स ऑन पेयरिंग ऑफ रफनेस बिटवीन द टू बॉडीज। पेयरिंग कैसी बनती है, रफनेस कैसी है, पेयर करने पर रफनेस कैसी बन रही है, समझने के लिए जैसे मान लीजिए ये दो ब्लॉक हैं, दिस इज ब्लॉक नंबर 1, आप देख पा रहे होंगे, और ये है ब्लॉक नंबर 2। अब यहां पर अगर मैं इन दोनों सरफेसेस को कांटेक्ट में लाऊं, इन दोनों सरफेसेस को अगर मैं कांटेक्ट में लाऊं तो इनके बीच में इंटरलॉक कुछ अलग बनेगा। और अगर मैं इस बॉडी को चेंज कर देता हूं, मैं एक ये वाली बॉडी ले लेता हूं, अब इसका सरफेस और इसके सरफेस के साथ जो इंटरलॉक बनेगा वो तो अलग वैल्यू का होगा।
यहाँ समझने वाली बात है ये। तो कहने का मतलब आपको समझ में आ गया कि फ्रिक्शन फोर्स इस बात पर डिपेंड करेगा कि दो बॉडीज जो कांटेक्ट में आ रही हैं उनके बीच में रफनेस पेयरिंग कैसी है, ये समझने वाली बात है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया, फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड्स ऑन पेयरिंग ऑफ रफनेस बिटवीन द टू बॉडीज। अगर दो बॉडीज के बीच में इंटरलॉक रफनेस बहुत ज्यादा है तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा, अगर इंटरलॉक बहुत कम है तो फ्रिक्शन की वैल्यू कम होगी। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए इसमें ग्रिप ज्यादा, मतलब इसमें इस तरीके से समझें कि इसमें इस तरीके से बहुत ज्यादा आप समझ सकते हैं गैपिंग है। गैपिंग का सेंस ये है कि इसमें बहुत ज्यादा डिप्रेशन है, जगह जगह गड्ढा है। और एक ये सरफेस आपका देखें तो ये सरफेस आपका स्मूथ है। तो बताइए यहां समझने वाली बात है कि इंटरलॉक तो इसमें प्रॉपर बन ही नहीं पाएगा। बजाय इसके और इसको अगर हम देखें, इसका ये वाला सरफेस ब्लॉक 1 का और इस ब्लॉक का इस बार ये वाला सरफेस ले लें, रफ वाला सरफेस, तो इस बार इंटरलॉक पहले के कंपैरिजन में स्ट्रांग बनेगा, इसके कंपैरिजन में ये वाला इंटरलॉक स्ट्रांग बनेगा। तो इस केस में रफनेस, पेयरिंग रफनेस कुछ और है, इस केस में पेयरिंग रफनेस कुछ और है। आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी बात। तीसरा पॉइंट लिखा है, फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द बॉडीज। नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द बॉडी, जिस बॉडी पे आप फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट कर रहे हो उसका जो फ्रिक्शन फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा उसके नॉर्मल रिएक्शन के। ध्यान रखने वाली बात है, फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स नॉर्मल रिएक्शन। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों, ये समझने वाली बात है। क्योंकि अगर इस बॉडी पर अगर ये बॉडी रखी जा रही है तो इंटरलॉक उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा, लॉकिंग उतनी ही मजबूत बनेगी जितना ज्यादा इसका वेट होगा। और आपको पता है इसका वेट जितना ज्यादा होगा नॉर्मल रिएक्शन भी उतना ही ज्यादा इस पे लगेगा, ये समझने वाली बात है। तो आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी कि फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन, ज्यादातर केसों में फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन की बात अगर हम करें, ध्यान से समझिएगा, फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन की अगर हम बात करें तो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं हर जगह। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था। लेकिन ध्यान रखें, फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन होता है। नॉर्मल रिएक्शन जितना ज्यादा होगा, बॉडी पे रिएक्शन जितना ज्यादा होगा, इसका मतलब उसने एक्शन भी ज्यादा दिया होगा, यानी उतना ही वेट उसका ज्यादा होगा, लॉक उतना ज्यादा बनेगा मजबूत, और फाइनली फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा होगी, अपोजिशन ज्यादा होगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। अब ये जरूरी नहीं कि हर बार नॉर्मल रिएक्शन mg हो, डिपेंड करेगा वो सिचुएशन पर। अगर हम इस सिचुएशन में बात करें, देखिए लॉज ऑफ मोशन के सेकंड वीडियोस में मैंने सारी बातें करी हैं। मैंने बोला था कि अगर ये बॉडी यहां पर है तो इसका वेट नीचे mg काम करेगा और इसका नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, और इस केस में n की वैल्यू mg के बराबर हो जाएगी इस केस में। लेकिन अगर यही ब्लॉक अगर इंक्लाइंड प्लेन पर आ जाए, तो नॉर्मल रिएक्शन तो इधर लगेगा और इस बार mg तो इधर लगेगा। इस बार n की वैल्यू mg के बराबर नहीं है, इस बार क्या करना पड़ेगा, इसका कंपोनेंट ब्रेक करना पड़ेगा, ये थीटा, तो ये वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी थीटा, और फाइनली ये हो जाएगा mg cos थीटा, और ये हो जाएगा आपका क्या, mg sin थीटा। एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा, mg sin थीटा। इस केस में नॉर्मल रिएक्शन mg नहीं है, mg cos थीटा है, वेट का कंपोनेंट है इस बार। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू चेंज हो सकती है, वो एक अलग बात है, बट नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हर जगह होगा। अब आपको अच्छे से पता है कि जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करते हैं तो हमेशा एक कांस्टेंट लगाते हैं। अब आप जरा सोचिए, समझने वाली बात है ये, आप जरा सोचिए कि क्या केवल नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा होने से फ्रिक्शन ज्यादा हो जाएगा? ऐसा तो नहीं है, रफनेस भी तो मैटर करेगा, ग्रिपिंग भी तो अच्छी होनी चाहिए, इंटरलॉकिंग भी तो अच्छी होनी चाहिए। तो उसकी पेयरिंग के लिए, जैसा कि अभी मैंने बताया सेकंड वाले, फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड्स ऑन पेयरिंग ऑफ रफनेस ऑफ द टू बॉडीज। तो दो बॉडीज के बीच में क्या पेयरिंग बन रही है उसके लिए एक कांस्टेंट वर्ड यूज करते हैं, और उस कांस्टेंट वर्ड का नाम है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं, और इसको जनरली लिखा जाता है म्यू से। ये किसके लिए वैल्यू होती है, दो बॉडीज के बीच में कांटेक्ट पेयरिंग कैसी है उसके लिए वैल्यू होती है, जो आपको गिवन होगी, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया F इक्वल टू म्यू इंटू एन। अब इस फॉर्मूले से अगर मुझे स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू लेनी हो तो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स नॉर्मल रिएक्शन। हर तरीके का फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन के प्रोपोर्शन होगा, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू जो होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n हो जाएगा। और आपको पता है कि जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, और इस कांस्टेंट का नाम है म्यू एस, क्योंकि स्टैटिक की बात हो रही है इसलिए म्यू एस लिख दिया मैंने।
म्यू एस इज व्हाट, म्यू एस इज कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। आप लिख लीजिएगा नोट बना के, म्यू एस इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और आपको पता है स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू को ही हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन या स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू का फॉर्मूला आ गया म्यू एस इंटू एन, म्यू एस एम जी नहीं, म्यू एस इंटू एन। इस केस में, अगर इस केस में बात करोगे तो म्यू एस एम जी कॉस थीटा बनेगा, और इस केस में बात करोगे तो क्या बनेगा, म्यू एस एम जी बनेगा, क्योंकि इस केस में नॉर्मल रिएक्शन एम जी के इक्वल है। तो ये जनरल फॉर्मूला याद रखें, म्यू एस इंटू एन। अब एन कहां कैसा होगा वो हम देख लेंगे। तो आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी, सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। और अगर यही बॉडी मोशन में आ जाए तो ध्यान रखने वाली बात है, ध्यान रखने वाली बात है कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन लिखा जाएगा इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन लिखा जाएगा इस बार, वेयर म्यू के इज व्हाट, so कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। इस केस में क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के। और अगर मैं आपसे पूछ लूं कि म्यू एस और म्यू के में कौन बड़ा है, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने रिलेशन बताया था, अगर आपको याद हो, स्टैटिक की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन होती है काइनेटिक फ्रिक्शन से। और अगर मैं म्यू एस एम लिख लूं तो इसको क्या लिखूंगा, एफ एस मैक्स को क्या लिखूंगा, म्यू एस इंटू एन इज ग्रेटर देन, एफ के क्या लिखूंगा मैं, म्यू के इंटू एन। यहाँ एन से एन काट देता हूं मैं, तो मैथमेटिकली हमें समझ में आ गया कि म्यू एस की वैल्यू ग्रेटर देन हो गई किसके, म्यू के। और आपके एयरफोर्स में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है क्या, म्यू एस अपॉन म्यू के की वैल्यू एक से ग्रेटर होगी, एक से कम होगी, एक के इक्वल होगी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ऐसी चीजें हैं। तो आपको ध्यान रखना है, अगर म्यू एस अपॉन म्यू के पूछ रहा है तो इसको इधर डिवाइड कर दें, तो म्यू एस अपॉन म्यू के क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन 1। तो आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको पढ़िएगा। तो काइनेटिक फ्रिक्शन भी हमने समझ लिया। अब एक काम करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन के माध्यम से अपने कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो आइए दोस्तों, यहां पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक ब्लॉक है जिसका मास है आपका 2 kg, और जिस सरफेस पे रखा है उस सरफेसेस का इस ब्लॉक के साथ जो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है वो 0.5 है, और कोएफिशिएंट ऑफ जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन 0.5 है और काइनेटिक फ्रिक्शन है 0.2। जी की वैल्यू आपको लेना है 10, क्वेश्चन में दिया गया है। मास आपको गिवन नहीं है कितना, 2 kg। आपसे कह रहा है फाइंड फ्रिक्शन फोर्स। एक तो आपको फ्रिक्शन फोर्स बताना है और दूसरा आपको बताना है एक्सीलरेशन कब, व्हेन अप्लाइड फोर्स इज 8 न्यूटन, और दूसरा है व्हेन अप्लाइड फोर्स इज 40 न्यूटन। यानी जब 8 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया गया तब के केस में फोर्स और एक्सीलरेशन कितना होगा, फ्रिक्शन फोर्स और एक्सीलरेशन कितना होगा। और दूसरा केस है जब अप्लाइड फोर्स 40 न्यूटन कर दें तब फ्रिक्शन फोर्स और एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी है। ऐसे क्वेश्चंस के लिए सबसे पहला काम आपको क्या करना है, स्टेप वन ये है कि सबसे पहले आपको सोल्यूशन में अगर बात करूं तो सबसे पहले स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकाल के रख लेनी है, चुपचाप कुछ भी नहीं करना है। स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, म्यू एस और एन। इस केस में एन की वैल्यू mg के बराबर है, आपको समझ में भी आ रहा होगा, तो यहां पर मैं लिख देता हूं mg। म्यू एस की वैल्यू हमारे पास 0.5 है, मास की वैल्यू 2 है, जी की वैल्यू 10 है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 10 न्यूटन आ जाएगा। यानी स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है, कैसे भी कहूं मैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन या स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू वो 10 न्यूटन है। अब यहां समझने वाली बात यह है कि ये तो है 10 न्यूटन लिमिटिंग वैल्यू, और आप फोर्स कितना अप्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट केस में 8 न्यूटन, और आपको केस अभी मैंने लिखाया था थोड़ी देर पहले कि इफ अप्लाइड फोर्स इज लेस देन और इक्वल टू स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू देन बॉडी विल नॉट मूव, एंड इन सच केस अप्लाइड फोर्स की वैल्यू और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू दोनों इक्वल हो जाएगी, तो बॉडी में मोशन तो हुआ नहीं, तो एक्सीलरेशन तो जीरो रहेगा। 8 न्यूटन का फोर्स लगाया, स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू 10 है, बॉडी में कोई मोशन नहीं होगा, इसका मतलब फर्स्ट केस में एक्सीलरेशन की वैल्यू तो जीरो हो गई, और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू जो होगी वो स्टैटिक नेचर का होगा, और वो कितना होगा, अप्लाइड फोर्स के बराबर, एंड दैट इज इक्वल टू 8 न्यूटन। आई थिंक यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब सेकंड केस जो दिया गया है उसमें बोला है इफ अप्लाइड फोर्स इज 40 न्यूटन। अगर 40 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, और आप यहां पर देख पा रहे होंगे स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू 10 है, तो इस बार क्या होगा, इस बॉडी पे आप देखें इस बार क्या होगा, स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू 10 थी और अप्लाइड फोर्स उससे ज्यादा कर दिया, तो इसका मतलब ये इस बार इंटरलॉक ब्रेक हो जाएगा और बॉडी में मोशन आ जाएगा। तो इस केस में जो फ्रिक्शन का नेचर होगा वो काइनेटिक होता है, यानी एफ के लगेगा, इस बार इसके अपोजिट लगेगा, भी अपोजिट, लेकिन इस बार एफ के लगेगा। तो ये कितना हो जाएगा, म्यू के एम जी।
तो चलिए बात कर लेते हैं, म्यू के की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.2, एम की वैल्यू है हमारे पास 2, जी की वैल्यू है 10, तो ये आ जाएगा आपका 4 न्यूटन। यहां पर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4 न्यूटन आ जाएगा। अब हमें समझ में आ गया कि 14 न्यूटन इधर लग रहा है और 4 न्यूटन इधर लग रहा है। अब 14 ज्यादा है 10 कम है, तो रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो 14 माइनस 10 यानी कितना हो जाएगा, ये जो अभी आया 10 आएगा, 14 माइनस 4 ये आ जाएगा 10, सॉरी 14 माइनस 4 ये आ जाएगा, जो भी आएगा 10 आएगा, इक्वल टू नेट फोर्स बराबर होता है मास, मास कितना है इसका 2 kg और एक्सीलरेशन ए, तो 2a, ए की वैल्यू आ जाएगी यहां से 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इस केस में फ्रिक्शन का नेचर चूंकि काइनेटिक है और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है 4 न्यूटन, तो इस केस में फ्रिक्शन की वैल्यू 4 न्यूटन जो कि काइनेटिक है और एक्सीलरेशन की वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरीके से आप आंसर मैच करा सकते हो। तो आई थिंक आपको यहां तक बातें समझ में आ गई होंगी। अब इसमें एक दो पॉइंट और बच रहे हैं, जैसे एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, आपका टर्निंग ऑफ व्हीकल्स, किस तरीके से टर्निंग व्हीकल्स की टर्निंग होती है जब फ्रिक्शन आपको प्रोवाइड करा देता है, फ्रिक्शन जहां रोकता है, और कब आप स्किड कर जाते हो, कुछ इस तरीके की बातें वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। तो बने रहिएगा वीडियो में। अगर वीडियो आपको वाकई में अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और हाँ आप कमेंट करके जरूर बताया करो कि वीडियो आपको कैसा लगा।